हेलो फ्रेंड्स, सीटेड क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, साइंस के इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सजीव विशेषताएं एवं आवास। फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर 9 का। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि टॉपिक है सजीव विशेषताएं एवं आवास, है ना। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आवास मतलब उसके हैबिटेट्स या सराउंडिंग्स के बारे में जानना है, तथा उस सजीव की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें जैसे कोई जीव जो है किसी भी आवास में रहता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी, है ना। हिमालय के पर्वतों पर इन्होंने जो है पहेली और बूझो जो है क्या किया, पर्वतारोहण किया, जहाँ पे उन्होंने पाया कि बहुत अधिक ठंड था। और इन पर्वतों पर कौन कौन से वृक्ष थे? ओक थे, चीड़ थे और देवदार जैसे अनेक वृक्ष थे, जो मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से काफ़ी अधिक भिन्न थे। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, जहाँ पे उन्होंने ऊंट, है ना, उष्ण मरुस्थल में घूमे इन्होंने, है ना। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए, और अंत में पुरी गए। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइन वृक्ष की कतार देखा। तो यहाँ से आपको इस बात की जानकारी मिल रही है कि हिमालय के पर्वतों पर, है ना, ओक, चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में जो है नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे, और पुरी में जो है कैजुराइन वृक्ष की कतार देखी गई। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वतों पर ओक, चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष देखे जाते हैं। राजस्थान, है ना, वहाँ पे आपको नागफनी जैसे अनेक पौधे, और पुरी में जो है कैजुराइन के वृक्ष देखे जाते हैं या देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको 3 बातों की जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे पहेली और बूझो जो है जानना चाहता है, इन लोगों के मस्तिष्क में एक और विचार आया है कि जिन स्थानों पर सैर इन्होंने की है वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि मरुस्थल में जो है ऊँट पाए जा रहे थे, है ना। मरुस्थल में ऊँट, पर्वतों पर बकरी और याक, और पुरी के समुद्री तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ थी, जिन्हें मछुआरे जो है पकड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि पौधे में भी बहुत सारा विविधता है और जंतुओं में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक सारणी है आपको, है ना, जिसमें आपको भरना है कि पर्वतीय क्षेत्र, है ना, मरुस्थल क्षेत्र और समुद्र क्षेत्र है, तो किसमें किस प्रकार के पौधे, जंतु और अन्य वस्तुएं जो है पाई जाती है। तो इससे पहले हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग अनुकूलन और आवास के बारे में समझते हैं कि अनुकूलन क्या होता है और आवास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जहाँ पे रहते हैं वो हमारा क्या है? आवास है ना। कोई भी सजीव जिस स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवास कहते हैं, हैबिटेट्स कहते हैं। तो हैबिटेट, आवास क्या होता है? सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। इसी तरह से एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं, मतलब एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब जिस परिवेश में या किसी भी परिवेश में रहने के लिए, किसी भी आवास में रहने के लिए उन जंतुओं में, उन पौधों में, है ना, कुछ न कुछ विशिष्ट संरचना पाई जाती है, कुछ उसके स्वभाव पाए जाते हैं, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, उस परिवेश में, उस आवास में जो है अपने आप को रहने योग्य बनाता है, उसमें घुल मिल जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये 2 पॉइंट याद रखने योग्य है ना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि अनुकूलन और आवास क्या होता है। आवास वो जगह, वो स्थान जहाँ पे कोई सजीव निवास करता है, और जिसके कारण, है ना, जिस विशिष्ट संरचना, जिस विशिष्ट गुण के कारण जो है किसी परिवेश में
रहता है कोई सजीव, उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन एक क्रिया है ना, ये एक संरचना है जिसके आधार पर जिसकी उपस्थिति के आधार पर कोई पौधे या कोई जंतु जो है किसी परिवेश में रहने योग्य बनता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हैबिटेट्स की बात करें तो बहुत तरह के हैबिटेट्स होते हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ पे आपको दो तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्थलीय आवास होता है और दूसरा जलीय आवास, है ना। तो पहला जो है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, या इसी को हम लोग लैंड हैबिटेट्स बोलते हैं। दूसरा है आपका एक्वेटिक या वाटर हैबिटेट्स होता है, जलीय आवास, है ना। दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है ना, जहाँ जो एयर में रहते हैं, है ना, जिसको एरियल हैबिटेट्स भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दो हैबिटेट्स के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, दो आवास के बारे में, स्थलीय आवास और जलीय आवास। अब ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। तो ये आपका नोटेबल पॉइंट है। स्थल पर पाए जाने वाले या ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी इसका उदाहरण हो सकता है ना। जो भी आपका फॉरेस्ट है, माउंटेन है, इसके अलावा जो घास स्थल है ना, या डेजर्ट है ना, मरुस्थलीय है। इसके अलावा जो कोस्टल है ना, जो कोस्टल एरिया है जिसको तटीय या पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, वो सभी आपका स्थलीय आवास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जलीय आवास। ये क्या होता है? जलाशय, दलदल, झील, नदियों, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जो है जल में रहते हैं, है ना, ये सभी कहलाते हैं जलीय आवास। इसके अंतर्गत आपका सी, लेक, है ना, रिवर, ये सभी आते हैं, पॉन्ड। अब है यहाँ पे कि हैबिटेट्स के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं। तो किसी भी आवास के, है ना, दो घटक हो सकते हैं। एक तो जैसे जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस आवास में आप रहते हैं, वहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होता है। पहला होता है जैव घटक, दूसरा होता है अजैव घटक, है ना। एक तो आपके आसपास में निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती होंगी और एक सजीव वस्तुएं दिखाई देती होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको हम लोग घटक के नाम से बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतुएं, है ना, ये कहलाते हैं जैव घटक, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आपका ह्यूमन बींग्स, है ना, जो भी एनिमल्स है ये, इसके अलावा प्लांट्स, इसके अलावा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपके घरों में, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मच्छर, मक्खी, बहुत सारे ऐसे जीवाणु दिखते हैं जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, वो सभी चीज़ क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके आवास में पाए जाने वाले जो भी जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, है ना, तो निर्जीव वस्तुओं को हम लोग किस में रखते हैं? अजैव घटक में, जिसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, है ना। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, है ना, जो भी चीज़ें हैं, जैसे हवा की जो स्पीड है, इसके अलावा टेम्परेचर है, रेनफॉल है ना, ये सारे चीज़ें अजैव घटक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा हैबिटेट्स के कितने प्रकार, मतलब हैबिटेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थल और एक होता है जलीय आवास। इसी तरह से हमने देखा कि हैबिटेट्स में किसी भी एक आवास में जो है दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, या तो बायोटिक कंपोनेंट्स, या तो जैव घटक होता है, या तो अजैव घटक होते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर जो है पर्वतीय क्षेत्रों के
क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है और हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा श्वास लेने में, है ना, दिक्कत हो रहा था या तीव्र श्वास लेना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, आप अडेप्ट हो गए उस वातावरण में। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन को ना बोलते हैं पर्यानुकूलन, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाता है, पर्यानुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है। तो अल्प अवधि में किसी वातावरण में अनुकूलन क्या कहलाता है, पर्यानुकूलन कहलाता है। ये जानकारी के लिए आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपको क्रियाकलाप दिया गया जिसमें मूंग के बीज को अंकुरित करते हैं यहाँ पे, और किस प्रकार से मतलब अलग अलग तरीके से, है ना, सूखे मूंग को लेकर के अलग अलग इसको ढेर लगा देते हैं और कुछ को जो है मतलब कि अंधेरे में रख देते हैं अलमारी में जैसे, है ना, कुछ को रेफ्रिजरेटर में, कुछ को सूर्य के प्रकाश में। और ये कर करके हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जैव घटक जो है अजैव घटक के ऊपर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक जो है सजीव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है ना। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। तो आपके घरों में आप देखे होंगे, है ना, कि सजीव जो है बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। आप अगर बहुत बंद पड़ा हुआ अलमीरा होगा या फिर ऐसे भी, है ना, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे जीवाणु जो है या फिर मकड़ी जो है रहते हैं। तो ये जीव जो है किसी भी विषम परिस्थिति में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं ना आपके घर में किसी भी एक छोटा सा कोना में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या वहाँ पे जो है वो रह रहा है, वो वहाँ पे अनुकूलित हो जाता है। यहाँ तक कि आप पाएंगे कि जो अम्लमुखी जो विस्फोट होता है ना, वहाँ पे भी कई वैज्ञानिक जो है सिद्ध कर चुके हैं कि वहाँ पे भी जीवाणु, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे भी रह रहा है। तो हर एक स्थिति में जो है जीव जो है क्या करता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है कि विशिष्ट व्यवस्था में रहने के लिए। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है कि अनुकूलन अल्प समय में नहीं होता है ना। अनुकूलन जो है हजारों वर्षों में होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे विभिन्न आवासों की यात्रा। अब जैसे कुछ मरुस्थलीय आवास है, जैसे मरुस्थल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मरुस्थल जो है के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल पाए जाते हैं। मरुस्थल में रहने वाले सांप और चूहे, है ना, सांप चूहे ऊंट की भांति लंबे इनका पैर नहीं होता है। फ्रेंड्स, जो भी मरुस्थल में रहने वाले जो भी जंतु हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ऊंट है तो ऊंट को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ वो इस तरीके से अडेप्ट कर चुका है। उसके जो पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, है ना, जो तेज़ गर्मी से उसको बचाता है दिन में। वे तब यहाँ पे चूहे और सांप की अगर बात करें तो ये किस तरह से रहते हैं, ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तभी ये जंतु बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि वहाँ पे मरुस्थल वाले इलाके में जो है पानी बहुत कम होता है, तो ये सब जो जंतुएं हैं वो रात के समय ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात में जो है मरुस्थलीय प्रदेश जो है ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ पौधे की अगर बात करें तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं अगर आप देखेंगे तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, है ना। तो ट्रांसपिरेशन जो है ऐसे प्लांट्स में बहुत कम होता है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ
या तो अनुपस्थित होता है अथवा बहुत छोटा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस सब पॉइंट्स को कि मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियाँ होती है या तो अनुपस्थित होता है या तो बहुत छोटा होता है। कुछ पौधों में पत्तियाँ जो होती है कांटों के रूप में होता है, और इससे क्या होता है, कांटे के रूप में होने के कारण बाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके उसमें जो है जल का बहुत कम हानि होता है, बहुत कम पानी निकलता है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देख रहे हैं वह वास्तव में तना है ना। नागफनी में जो आप पत्ता देख रहे हैं वो क्या है, वो नागफनी का तना होता है ना। यानी इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नागफनी में जो आप जिस संरचना जो आप पत्ती देख रहे हैं वो किसका पार्ट है, वो तना है ना, रूपांतरित तना का पार्ट है वो, और इसी में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तना जो है एक मोटी मोम परत, मोटी जो है परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलता है ना, वो जल को संरक्षण करके रखता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो है जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मरुस्थलीय जो पौधे की जड़ें होती है वो जल को अवशोषण करने के लिए मिट्टी के बहुत गहरी तक नीचे तक जो है वो जाता है, ताकि जल तो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है ताकि जल जो है आ सके, है ना, जड़ों में। अब नेक्स्ट जो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना इसमें, और तेज़ हवाएं चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है ना, कुछ जगह स्नोफॉल भी हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अन्य प्रजातियां पाई जाती है ना। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है तो आप चैप्टर इसमें आप देख लेंगे। इस तरीके का पौधा जो है पाया जाता है, कॉनिकल शेप में है ना, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो शंक्वाकार होता है ना, और इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसका ऐसा क्यों संरचना होता है, ताकि उस जगह पे पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरी कोल्ड प्लेस है, प्लस विंडी है, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती है, प्लस जो भी मतलब जो आपका विंटर है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है। तो वहाँ पे स्नोफॉल उससे क्या होगा, वर्षा की जल और हिम जो है सरलता से नीचे की ओर खिसक जाएगा, है ना। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति प्रतिकूल, है ना, के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब उनकी पर्वतीय क्षेत्र की अगर जंतु की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मोटी त्वचा होता है। फर जो होते हैं, मोटी त्वचा या फिर फर कह सकते हैं, ठंड से उनका बचाव करती है। साधारणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का जो शरीर होता है वो लंबे बालों से ढका होता है। इसी तरह से पहाड़ी तेंदुआ होता है, उसके शरीर पर भी फर होते हैं, है ना, जो बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाती है। इसी तरीके से पहाड़ी बकरी होता है, तो पहाड़ी बकरी के जो है मजबूत खुर होते हैं, उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के, है ना, मोटी त्वचा पाई जाती है जो कि शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है। इसी तरह से पहाड़ी तेंदुए होते हैं, है ना, इसी प्रकार से पहाड़ी बकरी होता है। तो पहाड़ी तेंदुए के शरीर पे फर होते हैं जो कि बर्फ़ पर चलते समय उसके पैर को ठंड से बचाता है। इसी तरह से पहाड़ी बकरी के जो है मजबूत खुर लगे होते हैं जो कि ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए उसको अनुकूलित बनाता है। ये है आपका पहाड़ी बकरी और ये है तेंदुआ, है ना। अब नेक्स्ट है घास स्थल, है ना, ग्रास लैंड्स की अगर बात करें तो ग्रास लैंड्स में शेर या इसी तरह से और भी कई सारे जंतुएं जो है निवास करता है। जेब्रा हो गया, चीता है, डियर, इसके अलावा बहुत सारा मतलब चूहे हैं, स्नेक्स, रैबिट, फॉक्स, है ना, ये सारे जंतुएं जो है घास स्थल पे पाए जाते हैं।
अब शेर जो है वन में अथवा घास में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उसे मारकर खा जाता है। कलर की अगर बात करें तो शेर का जो कलर कैसा होता है, मटमैला, इसको हल्का भूरा कह सकते हैं, हल्का हल्का भूरा कलर का होता है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए, यहाँ पे शेर और हिरन का चित्र जो है दिखाया गया है। ये है आपका शेर, ये है हिरन, है ना, आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो शेर का जो कलर होता है हल्का भूरा कलर का होता है। इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार से स्थित होता है। अब फ्रेंड्स आपको पता है शेर क्या करता है, हिरन को खाता है ना। और दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का थोड़ा थोड़ा विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषता है, उस पर नज़र डालते हैं। तो आप देखे होंगे कि शेर के अगले पैर के नखर जो है लंबे होता है, जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा लेता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उनके जीवन यापन में सहायता करती है? तो बिल्कुल सहायता करती है ना। उसका मटमैला रंग शरीर शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को जो है पता भी नहीं चलता है। तो चेहरे के सामने जो है, सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करता है। तो चेहरे के सामने बिल्कुल इसका क्या होता है, आँख होता है। ये शेर की बात चल रहा है और ये क्या करता है, शिकार को खोजने में सहायता करता है। दूसरा अगर हिरन की बात करें तो हिरन जो है, हिरन तो खुद मतलब प्रे है ना, शिकार है। तो ये जो है वन और स्थल में रहता है ये भी, और पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके पास मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक होता है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहाँ से भाग सके। तो इसके लिए उसका क्या होता है, लंबे लंबे कान होते हैं, है ना, उसे शिकारी की गतिविधियों का जानकारी देता है। तो आपको याद रखना है कि उसके लंबे कान होते हैं। इसके सिर के पार्श्व के दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा को महसूस कराती है ना। तो पार्श्व में दोनों ओर क्या होती है, आंखें स्थित होता है, जो कि खतरा को महसूस कराता है। और हिरन की जो तेज़ गति होता है वो भी उसके शिकारी से दूर भगाने में सहायता करता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग संरचनाएं हैं दोनों की। शेर, हिरन और अन्य जंतुएं जो है पौधे में विशिष्ट संरचनाएं होती है, जो कि उनके आवास में या उनके हैबिटेट में उसको जीने के लिए या रहने के लिए उसको योग्य बनाती है। ये देखिए पिक्चर में दोनों साइड इसकी आँखें हैं, है ना। ये शेर है, शेर की जो बिल्कुल सामने आँखें हैं, है ना, ये इसको दूर तक देखने में मदद करता है। और ये जो है हिरन, हिरन का देखिए एक तरफ इधर आँख है, एक तरफ इधर, ये इधर देख लेता है इधर, और सारी तरफ देख लेता है। ये कुछ जलीय आवास जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जैसे मछली है ना। तो मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि मछली का जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है ना, बीच में जो है इस तरीके से मोटा होता है और किनारे में जो है दोनों साइड में पतला होता है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे लगे होते हैं, और पीछे जो है पंख होता है और इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है ना, स्ट्रीमलाइन इसका बॉडी होता है, जो कि जल में सुगमता से, जिसके कारण ये चल पाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका जो बॉडी इस तरीके से होने के कारण ये क्या करता है, जल में जो है सुगमता पूर्वक चल पाता है। पीछे का जो ये आप देख रहे हैं पंख, ये इसको डायरेक्शन देने का काम करता है ना, और ये जो है शरीर को बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, स्क्विड और ऑक्टोपस का, लेकिन वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, है ना। ये गहराई में रहते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, और जब जैसे शिकारी आने वाला होता है तो उसको अपनी ओर उसको क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब जल में चलना होता है तो अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन या फिर धारा रेखीय जो है बना लेते हैं। और ये सांस लेने के लिए अपने क्लोम जिसको बोलते हैं गिल का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना, कि गलफड़े से जो है, गिल से जो है ये श्वास लेता है, और इसी तरीके से गहराई में रहता है, और ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेता है चलते समय, है ना।
नेक्स्ट अगर डॉल्फिन और व्हेल की बात करें तो इसमें जो है गिल नहीं होता है ना। तो इसके सिर पर जो है नासा द्वार स्थित होता है। जो उसका हेड होता है उसके अपर पार्ट में, हेड के अपर पार्ट में जो है नासा द्वार, जिसको हम लोग बात छिद्र बोलते हैं, उसके द्वारा ये सांस ले पाता है। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकता है। ये सब जानकारी आपको छोटा छोटा जानकारी है बट बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डॉल्फिन और व्हेल है ये किस प्रकार से श्वसन क्रिया करता है, तो वाटर के सरफेस के पास आकर के, है ना, अपने वात छिद्रों से या नासा द्वार से जो है जल को बाहर, छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु जो है अंदर भर लेता है और लंबे समय तक बिना सांस के रह सकता है ये। अब तालाब एवं झील की बात करते हैं, किस प्रकार से तालाबों एवं झीलों में जो है जंतुएं निवास करती है। कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित होता है। स्थलीय पौधों में जड़ जो होता है मिट्टी से जल तथा खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो स्थलीय जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ जो स्थलीय पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। परंतु जलीय पौधों में क्या होता है, जलीय पौधों में जो जड़ें हैं वो आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना है। तो जो स्थल के जो पौधे होते हैं और उनमें क्या भिन्नता पाया जाता है, स्थलीय जो पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी से क्या करते हैं, जल तथा खनिज पोषकों को अवशोषित करता है। परंतु जलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करती है, उनकी जड़ें जो है पौधों को तलहटी में जमाए रखने का काम करता है। तो ये अंतर है स्थलीय पौधे की जड़ों में और जलीय पौधे की जड़ों में। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कि जलीय पौधे के जो तना होता है वो लंबा होता है, इसके अलावा खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पल्लवन करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जलीय पौधे जो हैं क्या करते हैं, जल के ऊपर या जल के नीचे जो है तैरते हैं। तो इनके जो तना होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होंगे तभी तो वो तैर पाएंगे, अगर भारी होगा तब तो वो डूब ही जाएगा। तो इसके जो तना होता है क्या होता है, लंबा, खोखला और हल्का होता है। और तना जो है जल की सतह तक वृद्धि करता है और इसकी पत्तियाँ और फूल जो है जल की सतह पर पल्लवन करते हैं अर्थात तैरते हैं। नेक्स्ट आगे है, कुछ जलीय पौधे जो हैं जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। कुछ पौधे के सभी भाग जो है जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होता है। तो कुछ अलग अलग जलीय पौधे होते हैं। तो कुछ पौधे जलीय ऐसे होते हैं कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं और कुछ का जो है सभी भाग जल में वृद्धि करता है और कुछ की जो पत्तियां होती है संकरीय एवं पतले रिबन की तरह होता है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। अब मेढक की बात करते हैं। ये तो हो गया कि जलीय पौधे किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पल्लवन करते हैं। तो कुछ पौधों को हम लोग देखें कि बिल्कुल अंदर रहता है ना, पानी के अंदर, और कुछ जो है ऊपरी सतह पे पल्लवन करता है और कुछ जो है काफ़ी नीचे तक रहता है ना, बिल्कुल सबमर्ज होकर के डूब करके रहता है। अब जंतु की बात करते हैं तो मेढक जो है आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्च पद जो है लंबे होते हैं एवं मजबूत होते हैं जो कि उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करता है। तो मेढक के जो पैर होते हैं पश्च पद, है ना, वो क्या करता है, लंबे एवं मजबूत होते हैं जो कि छलांग लगाने में एवं शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। पश्च पद मतलब पीछे वाला पैर। इनके पश्च पद में जाल युक्त पदांगुलियाँ होता है जो कि उनको तैरने में क्या करती है, सहायता प्रदान करता है। अब हमने कुछ
जंतुओं एवं पौधों की चर्चा यहाँ पे कर लिए, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है ना। तो आप कर सकते हैं अलग अलग और भी जंतुओं की, है ना, और भी पौधों का। आगे चलते हैं हम लोग, हमारे आसपास के जीव। अब फ्रेंड्स, अगर हम किसी वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में सोचें तो वहाँ पे उस वन में जो है एक किसी फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो उसमें वृक्ष रहता है ना। इसके अलावा लताएं रहती है ना, छोटे बड़े बहुत सारे जंतु होते हैं, पक्षी रहता है, सांप रहता है, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ। इसके अलावा मृत जंतु भी होता है ना। इस प्रकार से बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो है प्रजातियाँ विभिन्न प्रकार के जंतु में पाई जाती है। अब यहाँ पे पहेली और बूझो जो है, एक उदाहरण यहाँ पे दे रही है कि हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद जो है पढ़ रही है ना। तो यहाँ पे एडवर्ड लियर जो है अपने भावनाओं को एक कविता के रूप में यहाँ पे व्यक्त किए हैं कि मेज़ ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितना तपी हूँ, एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज़ ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज़ से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज़ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो यहाँ पे पहेली और बूझो को कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज़ और कुर्सी क्या है, सजीव नहीं है, अतः ये ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज़ अथवा जो भी एक सिक्का है ना, सभी क्या है, सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य जो है बिल्ली, बंदर, कीट, जो भी है, गिलहरी, सभी क्या है, सजीव हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, यहाँ पे आप शॉर्टकट में यहाँ पे बता देते हैं यहाँ पे किस बारे में बात किया जा रहा है कि क्या सभी सजीवों को मतलब किन चीज़ों को हम सजीव कह सकते हैं, किस चीज़ों को हम लोग निर्जीव कह सकते हैं, है ना। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है या क्या क्या फीचर्स होना चाहिए एक लिविंग बीइंग्स होने के लिए या सजीव होने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला चीज़ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, है ना। सभी सजीवों को जो है क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होता है। अगर हम लंबे समय तक भोजन नहीं लेंगे, है ना, तो हम टहल नहीं सकते हैं, है ना। हमारे पास कोई एनर्जी नहीं होगा, हम कोई भी दिन भर का काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी जानवर हैं, जंतुएं हैं, उसको भी एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो जिन चीज़ों को जो है भोजन की आवश्यकता होती है उन्हें हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होता है। तो फ्रेंड जितने भी सजीव होते हैं वो सभी वृद्धि को परिलक्षित करते हैं, है ना। जैसे जंतुएं जो है वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, है ना। छोटा सा बच्चा धीरे धीरे ग्रो करते करते एक जो है एडल्ट के रूप में एक मतलब बेबी के रूप में रहता है, धीरे धीरे एडल्ट होता है, इसी तरीके से धीरे धीरे ओल्ड एज में आता है और फिर लास्ट में डेथ हो जाता है उसका। तो हम लोग जितने भी सजीव हैं वो सभी वृद्धि को परिलक्षित करते हैं, ग्रोथ को परिलक्षित करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम लोगों का जो लाइफ स्पैन है ना, जो जीवन अवधि है वो फिक्स किया गया है ना। तो जितने भी सजीव हैं वो क्या होता है, उन सभी का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है। तो वो हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आपको। जीवन अवधि सभी जीवों का अलग अलग होता है। तो सबसे अधिक जीवन अवधि किसका होता है, कछुआ का होता है ना। 120 से 150 वर्ष, है ना, ये जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग हैं, है ना, मानव की अगर बात करें तो मानव का जो एवरेज आयु रखा गया है वो है आपका 65 to 80 ईयर्स, 65 से 80 वर्ष तक। और
अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो होता है आपका जीवाणु बैक्टीरिया का, है ना, मात्र 20 मिनट्स, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स डॉग कुत्ता हो गया 16 से 18 ईयर्स तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा चूहा जो है 2 से 3 वर्ष तक। जो हमारे घरों में मक्खियाँ देखते हैं आप, वो मक्खियों का जो जीवन अवधि होता है वो होता है आपका 1 से 4 मंथ के बीच में। इसी तरह से एलिफेंट हाथी का 70 से 90 वर्ष। तो आपको मेन रूप से आपको जीवाणु का जो सबसे कम होता है वो 20 मिनट, वो आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा कछुए का होता है ना, 120 से 150 वर्ष। और ह्यूमन बींग्स का 65 टू 80 ईयर्स जो है एवरेज लाइफ स्पैन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे श्वसन क्रिया की बात की गई है। तो श्वसन क्रिया किसको कहते हैं? तो जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर से जो है वायु जो है बाहर निकलती है, और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो वायु जो है क्या होता है, अंदर जाती है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके आगे चलते हैं। मतलब सभी सजीव जो है क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। तो इस मतलब ये भी एक क्या है, सजीव का जो है फीचर्स है, या इसी क्राइटेरिया पे जो है हम लोग लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग अलग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। सभी सजीव जो है एक स्टिमुलस के प्रति जो है एक रिस्पांस देते हैं। इसको समझ लेते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हों और आपका पैर जो अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जैसे ही आपकी नुकीली चीज़ पर या कांटे पर आपका पैर चला जाता है तो आप झटके से, है ना, ओह आउच कर करके पूरा अपने पैर को हटा लेते हैं, तेज़ी से झटका देते हैं अपने पैर को। तो इसी तरीके से और अदर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ आपका जो फेवरेट फूड होता है वो आपके सामने रख दिया जाता है तो आपका जो है लार टपकने लगता है ना, सेक्रेशन होने लगता है सलाइवा का। तो ये आपका क्या है, एक रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस के प्रति, है ना, जो आप देख रहे हैं सामने। तो जैसे आप जितना हॉट चीज़ को आप टच करेंगे, जितना ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतने ही झटके से आप क्या करेंगे, अपने हाथ को मतलब खींचेंगे, है ना। तो उद्दीपन क्या होता है, वातावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। कौन से परिवर्तन? जिसके प्रति आप अनुक्रिया दे रहे हैं, है ना, वो क्या है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छुए, है ना, तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टिमुलस। और जो आप क्विक विड्रॉ किए अपने हाथ को, है ना, जो आप तेज़ी से खींचे अपने हाथ को खींचना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया। रिस्पॉन्स अनुक्रिया, है ना। तो जितने भी सजीव होते हैं वो सभी उद्दीपन और अनुक्रिया की क्रिया को करते हैं या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर पौधे की बात किया जाए कि किस प्रकार से वो अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन के प्रति, तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे टच मी नॉट प्लांट होगा, जो कि छुई मुई का जिसको पौधा कहते हैं। तो छुई मुई के पौधा को जब आप पत्तियों को छूते हैं तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये उसका क्या है, यही तो उसका मतलब अनुक्रिया है कि आप छुए तो छूना क्या हो गया, स्टिमुलस हुआ। और जो छूने के दौरान जो हुआ, जो वो अनुक्रिया किया मुरझाने का, वो क्या हुआ, वो अनुक्रिया हो गया। इसी प्रकार से जब पौधे को जो है मतलब एक खिड़की खोल दिया जाता है और एक गमले में जो है प्लांट्स को रख दिया जाता है, तो आप देखे होंगे कि पौधा जो है वो जिधर विंडो होगा उधर साइड वो क्या करने लगता है, बेंड होने लगता है, झुकने लगता है उसके उसी साइड्स। तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि उस तरीके से जो ओरिजिनल पोजीशन था उसका क्या हो जाता है, झुक जाता है खिड़की के साइड, जिस साइड से सन आ रहा होता है, सन का लाइट जो है आ रहा होता है। तो ये उसका क्या है, रिस्पॉन्स है उद्दीपन के प्रति। इसी तरीके से कुछ पौधे जो होते हैं रात्रि के समय खिलता है, कुछ पुष्प जो है सूर्यास्त के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पौधे जो है
उद्दीपन के प्रति अलग अलग प्रकार से अनुक्रिया देते हैं। इसके अलावा है सजीवों में उत्सर्जन, है ना। तो सजीव जो है एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी वेस्ट को, है। तो जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने बॉडी से जो है एक्सक्रीशन करते हैं, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सभी को एक्सक्रीट करते हैं, है ना। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, उत्सर्जन किसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि सभी सजीव जो है प्रजनन यानी रीजनरेशन का भी काम करता है या रिप्रोडक्शन का भी काम करता है ना। सजीव जो है जितने भी जंतु है या फिर जो मानव है वो अपने जैसे छोटे छोटे जंतुओं को क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, जन्म देता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलता है और कुछ जंतु जो है शिशु को जन्म देता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या सजीव होते हैं वो सभी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं और कुछ जो है अंडे देते हैं तो कुछ जो है डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। इसी तरह से पौधे भी जो है प्रजनन करते हैं। अब फ्रेंड्स पौधों के बारे में समझते हैं कि ये किस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। तो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो कि बीजों के द्वारा प्रजनन उनका होता है ना। कि पौधे जो है बीज उत्पादित करते हैं और उन्हें हम अंकुरित करके नया पौधा उगा लेते हैं। तो एक तो है कि अंकुरित बीज के द्वारा नया पौधा बनता है और दूसरा जो है उसका कायिक भाग से हम लोग पौधा को बनाते हैं। तो जैसे आप आलू में देखे होंगे, है ना, आलू का जो कलिका होता है उसके भाग से नया पौधा बन जाता है। ये है उसका बड, और बड से जो है निकला हुआ रहता है इस तरीके से, और यहाँ से जो है प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से कायिक प्लांट से भी, कायिक भाग से भी क्या होता है, नए प्लांट्स का या नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि सजीव जो होते हैं वो जो है प्रजनन की क्रिया को करते हैं। अब नेक्स्ट है, सभी सजीव गति करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स सभी सजीव गति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के जंतु हैं लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक समान लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने संतान उत्पत्ति करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना मर सकता है परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों के प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि मतलब जीवों की जो मृत्यु होती है ना, वो इसलिए जीवों की प्रजातियां जो हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकता है जब वे प्रजनन करते हैं। तो फ्रेंड्स जब प्रजनन ही नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व कैसे रहेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है जीव मरते हैं लेकिन उनका जो ऑफ स्प्रिंग्स है, उनकी जो संतान है वो इस तरीके से अस्तित्व में बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सभी सजीव जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ न कुछ विशिष्ट लक्षण जो है दिखाई पड़ा, है ना। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें जो है श्वसन होता है, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, वे सभी रीजनरेशन प्रजनन भी करते हैं। इसके अलावा वे गति एवं वृद्धि उनमें होता है तथा वे उनका मृत्यु भी होता है। तो ये सभी जो है सजीवों के प्रमुख मतलब इसको कह सकते हैं कि लक्षण है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों के में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा आप कोई भी निर्जीव वस्तु में नहीं देखेंगे कि ये सारी घटनाएं हो रही है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ समझना है मूवमेंट्स के बारे में, है ना, कि पौधे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वृद्धि नहीं करता है या गति नहीं करता है ना। तो गति फ्रेंड्स क्या होता है, मूवमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट हम लोग बोलते हैं किस चीज़ को, जैसे कि अगर किसी ज़रूरी नहीं है कि उस प्लेस चेंज होना चाहिए। मूवमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन होता है
चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस, है ना। अब फ्रेंड्स, अगर ये पौधा यहाँ पे है ना, ये अगर पौधा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एक समय में यहाँ है तो दूसरे समय में यहाँ चला जाएगा, तब भी इसमें मूवमेंट्स होगा। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी में, बॉडी के किसी एक पार्ट का भी अगर मतलब उसमें चेंज हो रहा है, उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ना। जैसे अगर आपके हाथ की बात करें, है ना, तो अगर आपका जो बॉडी है ना, अगर वो हाथ अगर जो है इस इधर उठ गया, है ना, या फिर कुछ मतलब पैर जो है अगर आप कुछ चेंज कर देते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे इसको मूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे की जो टहनियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो तो उसके पार्ट जो है मूव करते हैं, तो उस वहाँ से मेरा मतलब है गति का। और वृद्धि, तो वृद्धि तो आप जानते हैं कि हमारे जो है सजीवों में जो है, मानव में जो है वृद्धि जो है एक समय के बाद जा कर के रुक जाता है, लेकिन पौधे जो है आजीवन वृद्धि करते रहता है, हमेशा उनमें वृद्धि जो है होता रहता है। तो फ्रेंड्स, फिर जीवन क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है कि गेहूं के बोरी में अगर आप हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव हुआ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है कि जीवन क्या है इसका। तो गेहूं के बोरी है, उसमें आपको हाथ डालना है, तो आप महसूस करते होंगे उसमें कुछ गर्मी महसूस होता है आपको। गेहूं के बोरी से जो उत्पन्न गर्मी है ये किस कारण है? तो ये पता चल रहा है कि श्वसन कर रहा है। तो जो बीज हैं वो क्या है, सजीव हैं, है ना, और सजीव जो है श्वसन तो करते ही हैं। तो जो गेहूं के जो बीज हैं वो क्या कर रहे हैं, अंदर श्वसन कर रहे हैं, और श्वसन करने के कारण वो गेहूं का जो बोरी है वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न कर रहा है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। मतलब और भी जैविक प्रक्रम जैसे कि रिप्रोडक्शन, है ना, इसके अलावा ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो जैविक प्रक्रिया है वो क्या हो रहा है, समय से चलते रहता है। बाकी जीवन तो सुंदर ही है ना, और जीवन का परिभाषा देना इतना भी सरल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से बताया गया है कि बीज जो है किस प्रकार से श्वसन करता है। बीज भी जो है श्वसन करता है, श्वसन के कारण ही बोरी में क्या है, गर्मी महसूस हो रहा है। प्रमुख शब्द यहाँ पे दिया गया है, आप इस शब्द को पूरी तरह से आप समझ लेंगे, है ना। एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है ना, जो घुल मिल जाने का प्रक्रिया होता है, जलीय आवास, जैव घटक, ना, सारे आप शब्दों को देख लेंगे। अब यहाँ पे सारांश की बात करते हैं। किसी स्थान का परिवेश, उसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाता है ना। किसी भी स्थान या परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव जंतु रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आवास, हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे जो भी जीव जंतुएं रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें आपके घर का, तो आपके घर में ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप ही एक रहते हैं। आपके घर में चींटियाँ भी रहती होगी, आपके घर में मकड़ी भी रहता होगा, आपके घर में छिपकली रहती होगी, तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं, है ना। पेड़ पौधे भी रहते होंगे, है ना, तुलसी का पेड़ हर घर में रहता है। तो बहुत विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु जो है एक ही हैबिटेट में या एक ही आवास में जो है निवास करता है। और आवास में आपको पता है कि दो तरीके का चीज़ रह सकता है, या तो बायोटिक या तो एबायोटिक, है ना। एक या तो सजीव रह सकता है या तो निर्जीव होगा, और ये सभी हैबिटेट्स में होगा। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है, अनुकूलन कहलाता है ना। एडेप्टेशन क्या है, आवास क्या होता है, जिस जगह पे, जिस स्थान पर कोई जीव जंतु रहता है ना, और जिस विशिष्ट लक्षण के कारण या जिस विशिष्ट स्वभाव के कारण कोई जीव जंतु किसी आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनता है, उस विशिष्ट लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड है ना कोई, और आपके फ्रेंड जो है इस मतलब बिहार के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा, है ना, उनको ठंडा बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा, तो वो जो है यहाँ पे हम लोगों के अनुसार या आपके अनुसार जो है नहीं रह सकते हैं, वो अनुकूल नहीं हुए। लेकिन आप इस गर्मी के अनुकूल हैं, आपके पास आपके बॉडी का कुछ विशिष्ट लक्षण है ना, जो है आप जो है आपको उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए क्या बना रहा है, अनुकूलित कर पा रहा है। आगे है, आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः उनमें
स्थलीय जलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है। तो स्थलीय आवास होता है और एक जलीय आवास होता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध जो है प्रजातियाँ पाई जाती है। अलग अलग आवास में सजीवों की जो है अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। अब यहाँ पे जैव घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, है ना। तो प्लांट्स, इसके अलावा एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो सभी जो है बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट होता है। तो सीटेट एग्ज़ाम में जो है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव घटक नहीं है ना। तो वहाँ पे आपको दे देगा जैसे पौधे, दूसरा दे देगा मेढक, तीसरा मिट्टी और चौथा जीवाणु। तो आपको आप पता चल रहा होगा कि मिट्टी जो है क्या है, आपका निर्जीव चीज़ है, तो वो आपका अजैविक का पार्ट है, जैविक का पार्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारे सामान्य जो भी जानकारी था, है ना, इस चैप्टर के अंतर्गत, तो अगर आप छोटी छोटी बातों पे अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा और भी है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक है ना। कुछ अबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी अजैव घटक का पार्ट होता है। सभी वस्तुओं के कुछ समान लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, वे उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करते हैं, प्रजनन करते हैं, इसके अलावा वृद्धि एवं गति करते हैं। तो सजीवों के कुछ समान लक्षण, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बताएं आपको कि सभी सजीवों के अलग अलग जीवन अवधि होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है ना। कि हाथी का 70 से 90 वर्ष जो है सामान्य जीवन अवधि है, मानव का 65 to 80 ईयर्स, कछुआ का 120 से 150 वर्ष। इसके अलावा सबसे कम जो जीवन अवधि है वो है आपका बैक्टीरिया का, मात्र 20 मिनट। इसी के जैसे कुत्ता का तो 16 से 18 वर्ष, शेर का 20 से 25 वर्ष, चूहा का 2 से 3 वर्ष, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है। इस टॉपिक को आप पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, वीडियो को और इस सेशन को लाइक करते रहिए, इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। और इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।